हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हम पहले पढ़ते आए हैं पिछली क्लासेस में कि देयर आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे केवल सॉलिड स्टेट के बारे में। तो क्या डेफिनेशन रहेगी सॉलिड के लिए? सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर। तो सॉलिड किसी मैटर की वो स्टेट होती है जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा और उसकी फिक्स्ड शेप रहेगी। तो सॉलिड इज दैट स्टेट ऑफ मैटर हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। तो वही स्टेट उस मैटर की रहेगी सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड की कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ भी रहेंगी, तो यहाँ हम कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी सॉलिड्स की, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे सॉलिड्स के, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। तो क्लोज पैकिंग मिलेगी हमें उस सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की उस सॉलिड में। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक डायग्राम बनाएंगे सॉलिड्स के लिए, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उनको हम इस तरह से स्फीयर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सॉलिड के जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, वो एक दूसरे से टच हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? यहाँ पर हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो ये एम्प्टी स्पेस है ये बहुत ही कम है। जैसे हम गैसेज के लिए इसी तरह का डायग्राम बनाएंगे तो गैसेज के पार्टिकल्स क्या रहेंगे? लूजली, वेरी लूजली पैक्ड, और उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहेगा वो वेरी लार्ज रहेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? देयर इज वेरी लेस एम्प्टी स्पेस किनके बीच में? बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में बहुत ही कम एम्प्टी स्पेस रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या रहेगी? देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स रहेंगे उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हमें क्यों मिलता है? क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम एम्प्टी स्पेस रहेगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मिलेंगे हमें बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी सॉलिड्स के, दे आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो जो सॉलिड्स होंगे उनका बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मिलता है हमें। क्यों मिलता है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, जिससे उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, दे आर हैविंग रिजिडिटी। तो उनमें क्या रहेगी? रिजिडिटी की प्रॉपर्टी रहेगी, और रिजिडिटी के कारण ही वो सॉलिड्स अपनी शेप्स को मेंटेन करेंगे, मेंटेन देयर शेप्स। तो सॉलिड्स की शेप क्यों मेंटेन रहेगी? दैट इज ड्यू टू रिजिडिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी, दे आर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल। तो सॉलिड्स क्या रहेंगे? इनकम्प्रेसिबल। क्यों रहेंगे? ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स, ड्यू टू विच देयर पार्टिकल्स कैन नॉट
move from their fixed position. वो पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन से मूव नहीं करते क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम एम्प्टी स्पेस रहेगा और उसी कम एम्प्टी स्पेस के कारण उन पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, तो सॉलिड्स क्या रहेंगे, इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी सॉलिड्स आर हैविंग वेरी हाई डेंसिटी। तो सॉलिड की डेंसिटी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमें मिलती है सॉलिड्स की, उससे कम हमें डेंसिटी मिलती है लिक्विड्स में, और सबसे कम डेंसिटी रहेगी गैसेस में। तो सॉलिड्स की हाई डेंसिटी क्यों रहेगी, और डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है सॉलिड्स का वो वेरी लेस मिलेगा, एंड दिस वेरी लेस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जो सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी क्लोज पैकिंग के कारण उनका वॉल्यूम बहुत ही कम होगा, और बहुत ही कम वॉल्यूम के कारण उनकी डेंसिटी हमें हाई मिलती है। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो सॉलिड्स को हम कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स रहेगा ये किस बेस पर रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in solids। तो सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से अरेंजमेंट होगा उन पार्टिकल्स का उस सॉलिड में, इस बेस पर हम जितने भी सॉलिड्स होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो दो कैटेगरीज में हम उनको डिवाइड करेंगे। तो कौन कौन सी कैटेगरी रहेगी उनकी, फर्स्ट टाइप के जो सॉलिड रहेंगे वो रहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और जो सेकंड कैटेगरी में आएंगे सॉलिड्स वो रहेंगे एमॉर्फस सॉलिड्स। तो इनको हमने किस तरह से अरेंज किया है इन टू कैटेगरीज में उन सभी सॉलिड्स को। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से सॉलिड्स रहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स, वो सॉलिड्स रहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जिसमें इन विच देयर constituent particles are arranged, जिसमें उसके constituent particles arrange रहेंगे in a particular manner। किसी खास अरेंजमेंट में, अगर किसी सॉलिड के constituent particles किसी खास अरेंजमेंट में होंगे in all the three directions x, y and z एक्सिस। तो अगर किसी सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स x, y और z डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज रहेंगे, कोई खास अरेंजमेंट में वो अरेंज रहेंगे, तो उस तरह के सॉलिड्स को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। तो ये सभी के सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं क्योंकि इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उन सॉलिड्स में किसी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होंगे इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो अमॉर्फस सॉलिड्स कौन से रहेंगे, अमॉर्फस सॉलिड्स वो रहेंगे जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी रेगुलर अरेंजमेंट में हमें नहीं मिलेंगे इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन। तो वो सॉलिड्स रहेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स, या ये कहेंगे कि उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होंगे इन एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में, तो वो सभी सॉलिड्स रहेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अमॉर्फस सॉलिड्स आर दोज इन विच द constituent
particles are not arranged in a particular manner in x, y and z एक्सिस, तो वो सभी सॉलिड्स रहेंगे अमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर हम एग्जांपल बताएंगे अमॉर्फस सॉलिड्स की। ग्लास है, प्लास्टिक्स रहेंगे, रबर्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स आएंगे अमॉर्फस सॉलिड्स के। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बनाएंगे और उसमें दिखाएंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस तरह से रेगुलरली अरेंज होंगे और अमॉर्फस सॉलिड में किस तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे फॉर बोथ अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बाई स्फीयर्स। तो स्फीयर्स की हेल्प से हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन रहेगी एक्स एक्सिस, ये रहेगी वाई एक्सिस और ये रहेगा जेड एक्सिस। इसी तरह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसी तरह से हम अमॉर्फस सॉलिड में भी एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक्स डायरेक्शन में इस तरह से अरेंज है, वाई डायरेक्शन में इस तरह से अरेंज मिलेंगे हमें, और जेड डायरेक्शन में हमें इस तरह से मिलेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के वो किसी रेगुलर पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होंगे। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे वो रैंडमली अरेंज रहेंगे, किसी भी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हमें नहीं मिलेंगे इन एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। तो इस तरह से अमॉर्फस सॉलिड्स के पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज होंगे इन एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस। क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे? डिफरेंसेस between crystalline and amorphous solids। तो क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स? तो यहाँ पर हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। तो यहाँ हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। तो जो फर्स्ट डिफरेंस रहेगा बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड वो क्या रहेगा? उनकी पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या रहेगा? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या रहेगा? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। अमॉर्फस सॉलिड्स के पार्टिकल्स हमें रैंडमली अरेंज मिलेंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो किसी पर्टिकुलर मैनर में अरेंज मिलेंगे इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शंस। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और रहेगी इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के इस पर्टिकुलर शॉर्ट पार्ट को हम लेते हैं तो यहाँ हमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हमें मिलेगी, लेकिन अगर हम इस रेंज को इंक्रीज कर दें यहाँ तक तो जो अरेंजमेंट हमें इसके इस पार्ट में मिलेगी क्रिस्टलाइन सॉलिड के, वही अरेंजमेंट हमें लॉन्ग रेंज में भी मिलती है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखेंगे कि जो अमॉर्फस सॉलिड हैं इसके इस पार्ट में ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिलेगी इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, लेकिन वो हमें इसी शॉर्ट रेंज में मिलेगी, लेकिन इस तरह की अरेंजमेंट हमें और कहीं नहीं मिलेगी। तो अमॉर्फस सॉलिड्स में
शॉर्ट रेंज ऑफ अरेंजमेंट मिलेगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमें शॉर्ट और लॉन्ग रेंज ऑफ अरेंजमेंट मिलेगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा इनका, दे आर हैविंग both short and long range of arrangement of constituent particles। और ये रहेगा क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर हम बात करेंगे एमोर्फस सॉलिड्स की। तो एमोर्फस सॉलिड्स में हमें किस तरह की ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मिलती है, हमें ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो एमोर्फस सॉलिड्स आर हैविंग, दे आर हैविंग ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। नेक्स्ट जो डिफरेंस रहेगा बिटवीन अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के बेस पर हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, बट अमोर्फस सॉलिड्स आर नॉट हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। तो जो अमोर्फस सॉलिड्स रहेंगे उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, बट दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो इस बेस पर भी हम क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक सब्सटेंस X है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 320 डिग्री सेल्सियस। तो जब इस सब्सटेंस का टेम्परेचर 320 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जैसे इसमें हमने इसको मेल्ट करना है और इसमें हमने कंपाउंड X लिया है, तो जब इसका टेम्परेचर 320 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या होगा, एकदम से मेल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी अमोर्फस सॉलिड को लिया है और उसको मेल्ट कर रहे हैं और इसका मेल्टिंग पॉइंट है 400 डिग्री सेल्सियस, तो ये पूरा का पूरा Y है ये कंपाउंड। तो यहाँ पर जब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि ये 400 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो जाए, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा 380 डिग्री सेल्सियस पर। और जब तक इसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा, जब तक ये मेल्ट होता रहेगा। तो एकदम से मेल्ट नहीं होगा Y सब्सटेंस जो एक अमोर्फस सॉलिड है, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होगा, वो एकदम से पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर हैविंग वेरी शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बट अमोर्फस सॉलिड्स आर नॉट हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बट दे मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। वो किसी पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही पूरा का पूरा मेल्ट होगा। तो बच्चों जो नेक्स्ट डिफरेंस रहेगा, फोर्थ डिफरेंस रहेगा बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स, वो रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर हीट ऑफ फ्यूजन। So crystalline substances are having, they are having definite or fixed heat of fusion, but amorphous solids are not having fixed or definite heat of fusion. They do not have fixed और डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो बच्चों जो हीट ऑफ फ्यूज़न है वो है क्या, तो मान लेते हैं हम किसी सब्सटेंस को फ्यूज़ करने के लिए, और ये सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, इसको फ्यूज़ या मेल्ट करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मान लो हमने यहाँ पर 1 मोल अमाउंट ली है इस सॉलिड की, तो इस 1 मोल सॉलिड को
फ्यूज़ या मेल्ट करने के लिए हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी, दैट इज़ द हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ दैट सॉलिड। तो जितने भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस रहेंगे उनकी हीट ऑफ फ्यूज़न में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। देखो जैसे मान लो हम ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड लेंगे, उसके हम इस पार्ट को, ये पार्ट कितना है, इसकी अमाउंट है 1 मोल और इसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट रहेगी 140 केल्विन। अगर हम इस सॉलिड के यहाँ से भी हम 1 मोल अमाउंट लेंगे इस पार्ट को, तो इसके लिए भी हमें 140 केल्विन की रिक्वायरमेंट ही रहेगी फ्यूज़ करने के लिए। लेकिन मान लो ये हमारा एमोर्फस सॉलिड है, तो एमोर्फस सॉलिड की ये हमने 1 मोल अमाउंट ली है, तो इसकी हीट ऑफ फ्यूज़न मान लो हमें मिलती है 180 केल्विन। तो यहाँ से भी हमने उस एमोर्फस सॉलिड की 1 मोल क्वांटिटी ही ली है, लेकिन इसकी हीट ऑफ फ्यूज़न हमें मिलती है 150 केल्विन। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स की हीट ऑफ फ्यूज़न डिफरेंट रहेगी, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस रहेंगे उनकी डिफरेंट पार्ट्स की जो हीट ऑफ फ्यूज़न रहेगी वो सेम रहेगी। और फिफ्थ डिफरेंस क्या रहेगा बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स, दे गिव क्लीन और स्मूथ क्लीवेज ऑन कटिंग। कि जब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करेंगे किसी शार्प कटिंग टूल से, तो वहाँ से क्लीन और स्मूथ सरफेस या क्लीवेज हमें मिलेगा। बट इन केस ऑफ अमोर्फस सॉलिड्स दे गिव रफ और इर्रेगुलर क्लीवेज ऑन कटिंग। तो जब हम अमोर्फस सॉलिड्स को कट करेंगे तो वहाँ से हमें जो सरफेस मिलेगा वो रफ या इर्रेगुलर मिलेगा। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहेगा बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड ट्रू solids, but amorphous solids are called pseudo solids. So amorphous solids are called pseudo solids, they are called pseudo solids। यहाँ जो वर्ड है pseudo का मतलब क्या है, false, और they are also called super cooled liquids having very high viscosity। तो जो अमोर्फस सॉलिड्स होंगे हम उनको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी बोल सकते हैं, जिनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। सो अमोर्फस सॉलिड्स आर हैविंग फ्लूइडिटी, और इसी फ्लूइडिटी को हम कहाँ देखते हैं, इन विंडो ग्लास पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स। तो जो पुरानी बिल्डिंग्स होंगी उन बिल्डिंग्स की जो पुरानी खिड़कियां होंगी, खिड़कियों के ग्लास में हमें इस तरह की फ्लूइडिटी देखने को मिलती है। तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या रहेगा between crystalline and amorphous solids? Crystalline solids do not show fluidity, they do not show fluidity, but amorphous solids shows fluidity। तो amorphous solids fluidity शो करते हैं, लेकिन जो crystalline solids रहेंगे वो fluidity शो नहीं करते।